हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ही एक और डॉक्ट्रिन को जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र यानी कपटपूर्ण अंतरण के सिद्धांत को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथ ही जो केस लॉ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत। इस संबंध में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 53 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इस सेक्शन को समझें तो ये कहता है कि कभी भी आप ऐसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जिससे आप सामने वाली पार्टी के साथ फ्रॉड करके तीसरे पक्षकार यानी तीसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे सेक्शन जो है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन पूरे सेक्शन को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बेसिकली ये सेक्शन कह क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ए है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी क्या किया, बैंक में मॉर्गेज रख दी, यानी कि बैंक में उसने बंधक रख दी और 20 लाख रुपए, कितने 20 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया। अब ए ने जो लोन लिया है वो जानता है कि वो उसे चुका तो पाएगा नहीं ये 20 लाख रुपए। तो अब बैंक क्या करेगा, ए का घर बेचेगा और अपना पैसा वसूल कर लेगा। अब ए क्या करेगा, वो तो यही चाहेगा ना कि बैंक उससे ये पैसा ना ले। तो वो क्या करेगा, ए ने वो प्रॉपर्टी जो उसने 20 लाख रुपए में बैंक को बंधक रखी थी, वो प्रॉपर्टी एक तीसरे व्यक्ति यानी सी को बेच देता है और उससे भी कितने पैसे ले लेता है, 10 लाख रुपए। पहले बैंक के पास 20 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को बंधक रखा, उसके बाद बैंक प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल ना कर पाए, इस चीज़ को रोकने के लिए उसने सी को वही प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में बेच दी। अब यहाँ पे ए ने ये जो प्रॉपर्टी सी को बेची है ये इसीलिए तो बेची है ताकि वो बैंक को धोखा दे सके, उसके साथ फ्रॉड कर सके। अब बैंक किससे वसूल करेगा, ए ने तो प्रॉपर्टी भी बेच दी सी को, और इस तरह का जो ट्रांसफ़र है वो सेक्शन 53 में अलाउड नहीं है, यही कहा गया है इस सेक्शन में। जब कोई पर्सन किसी अचल संपत्ति को, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस इंटेंशन के साथ, इस आशय से ट्रांसफ़र कर रहा है कि वो लेनदारों को यानी कि जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे उसने पैसा उधार लिया है उनको या तो डिले करना चाहता है, उनको चुकाने में देरी करना चाहता है, या उनके साथ फ्रॉड करना चाहता है जिससे भी उसने पैसा लिया है, तो ऐसा ट्रांसफ़र इस सेक्शन के हिसाब से ये कहा गया है वो वॉइडेबल होगा यानी शून्य करनीय होगा। वो भी किसके विकल्प पर, किसके ऑप्शन पर, उन लेनदारों के विकल्प पर जिसने पैसा उधार दिया है। लेकिन जब हम ट्रांसफ़र प्रतिफल या कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं, मतलब बदले में हमें कुछ मिल रहा है, तो लेनदारों के साथ कपट या फ्रॉड किया जा रहा है, तो अब समझो इसका एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझो कि ए ने क्या किया, बी को अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी और उससे क्या किए, 30 लाख रुपए लिए। अब ए क्या करता है, पैसे तो चुका नहीं पा रहा, इसलिए उसने बी के साथ फ्रॉड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच दी, सी को बेच दी। पहले बी को लिया रखा बंधक, फिर सी को बेच दी। ऐसे करके उसने दो लोगों को वो प्रॉपर्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया और प्रॉपर्टी बेची, लेकिन किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए। बदले में उसने सी से कितने पैसे लिए, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए ले लिए उसने सी से। तो यहाँ ये जो ट्रांसफ़र है ये बी के विकल्प पर वॉइडेबल होगा यानी कि शून्य करनीय होगा। तो यहाँ पर सिंपली ये जो सेक्शन है वो यही कह रहा है कि अगर एक पर्सन सामने वाली पार्टी से पैसे उधार ले लेता है और उसको फ्रॉड करने के लिए उसके साथ, या उसको पैसे ना चुकाने के आशय से किसी भी तीसरे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये कपटपूर्ण अंतरण माना जाएगा। और ये जो ट्रांसफ़र वो करता है थर्ड पार्टी को, ये ट्रांसफ़र उस पार्टी के विकल्प पर या उस व्यक्ति के विकल्प पर शून्य करनीय होगा जिसके साथ इस तरह का फ्रॉड कमिट किया गया है। यहाँ पर इसका क्लॉज 2 भी है जो ये कहता है कि अगर आपने बिना कंसिडरेशन यानी बिना प्रतिफल के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, अगर ट्रांसफ़र कर दी बिना प्रतिफल के, तो क्या होगा। तो यहाँ पर इसका भी एक एग्जांपल सुनो। मान लो ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, लेकिन बंधक करके, कैसे, बंधक करके, और बदले में उसे कितने मिले, 30 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अब वो पहले बी को बंधक देता, सी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है,
ठीक, पहले बी को रखी लेकिन ट्रांसफ़र नहीं की उसे प्रॉपर्टी, बंधक रख तो दी लेकिन ट्रांसफ़र नहीं की। तो ए ने क्या किया, सी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन सी को कैसे दिया उसने, ये जो ट्रांसफ़र उसने किया है पहले बी को किया फिर सी को किया। सी को उसने बंधक नहीं रखी बल्कि गिफ्ट किया है। कैसे किया है, गिफ्ट किया है, जो बिना कंसिडरेशन के होता है, बिना प्रतिफल के होता है। ए ने ट्रांसफ़र कर दी, बी को बंधक रखा, सी को गिफ्ट करके दी प्रॉपर्टी। तो दो तरीके के उसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा वो सी के विकल्प पर, सी के ऑप्शन पर वॉइडेबल होगा। तो यहाँ पर यही दोनों बातें, इन दोनों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो धाराएं हैं अंदर की, इसमें यही बताया गया है। पहले वाला तो कह रहा है कि क्रेडिटर्स के विकल्प पर, जो लेनदार हैं उनके विकल्प पर वॉइडेबल होगा, और सेकंड पैरा ये कह रहा है कि बाद वाला जो पाश्चिक अंतरिति है, यहाँ पे पाश्चिक अंतरिति की बात आ रही है कि अगर बाद वाले के साथ कपट करने के आशय से और प्रतिफल के बिना कोई ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र किया गया है तो फिर बाद वाले के विकल्प पर वो शून्य करणीय होगा। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में बाद वाला कौन था, सी था, क्योंकि उसे जो प्रॉपर्टी दी गई थी वो गिफ्ट की गई थी, बिना प्रतिफल के की गई थी, और जो पहले वाला था उसे बंधक रखी गई थी और ट्रांसफ़र करने वाला था ए। तो ये तीन लोग हो गए। ए ने ट्रांसफ़र की पहले बी को बंधक रख के, फिर उसी प्रॉपर्टी को सी को दिया गिफ्ट करके। तो यहाँ पे क्योंकि सी ने बिना प्रतिफल के वो प्रॉपर्टी ली थी तो ये वाला जो ट्रांसफ़र होगा ये सी के विकल्प पर वॉइडेबल होगा या शून्य करणीय होगा। अब बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट केस लॉ की। पहले जो केस हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा भारत संघ बनाम मोक्ष बिल्डर। ये 1977 का केस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है और ये आपका कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है। यहाँ पे ए ने एक मकान अपने लड़के के नाम से खरीदा, मतलब उसका बेटा था बी, उसके नाम से उसने एक मकान खरीद लिया। ए जो है उस पर बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स था, मतलब उसने इनकम टैक्स जो था वो नहीं चुकाया था। तो अब वो क्योंकि चुका नहीं पा रहा था, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कार्यवाहियाँ चल रही थी। तो इसी बीच ए ने क्या किया, एक कंपनी बना ली, मतलब एक कंपनी को क्रिएट किया, उस कंपनी को बना लिया और बी को उसमें मुख्य शेयर होल्डर बना दिया, मतलब उसमें उसका हिस्सा जो था वो मुख्य रूप से था किसका, ए के बेटे का। तो पहले ए ने क्या किया, अपने बेटे के नाम से एक मकान खरीदा, उसके बाद उसने क्योंकि बहुत सारा उसके ऊपर इनकम टैक्स था, उसने उस इनकम टैक्स को नहीं चुकाया था, उसके खिलाफ कार्यवाहियाँ चल रही थी। तो फिर उसने क्या किया, एक कंपनी बनाई ए ने और उसमें शेयर होल्डर किसको बनाया, अपने बेटे को। बी ने क्या किया, वो विवादित मकान, मतलब जिस पर उसका इनकम टैक्स बकाया था, उसी मकान को इसी कंपनी को बेच दिया जो ए ने बनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये जो ट्रांसफ़र किया गया था कि मकान जो है वो कंपनी को बेचना, ये एक कपटपूर्ण अंतरण था और टीपीए के सेक्शन नंबर 53 में इस तरह का ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, क्योंकि कंपनी के नाम पर बिक्री मकान को जो की गई थी, जो मकान बेचा गया था, वो इनकम टैक्स की वसूली से बचने के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि ये ने इनकम टैक्स जो था वो पे नहीं किया था। तो यहाँ पर ये जो आपका केस है ये सीधा सीधा हमारा कपटपूर्ण अंतरण से ही डील करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट आता है रतन देवी वर्सेस जंग बहादुर। ये 1956 का केस है। इस मामले में हस्बैंड और वाइफ के बीच में बंटवारा हुआ प्रॉपर्टी का, और उनके बीच में जब प्रॉपर्टी बटी तो बंटवारे के समय जो हस्बैंड था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज वगैरह था। तो पति ने क्या किया, अपने पास केवल बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी रख ली और बाकी की जो जायदाद थी वो अपनी वाइफ को दे दी। कोर्ट ने कहा कि बंटवारा जो किया गया था ये पति और पत्नी के बीच में ये लेनदारों को धोखा देने की नीयत से किया गया था, और इस बंटवारे को कोर्ट ने कपटपूर्ण माना और कहा सेक्शन 53 में ऐसा ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। तो ये हो गया आपके दो केस लॉ जो दोनों ही आपके कपटपूर्ण अंतरण से रिलेटेड हैं। तो आई होप दोनों ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आपको बिल्कुल क्लियर तो हो गए होंगे कि बेसिकली ये केस लॉ कहना क्या चाह रहे हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, और साथ ही आपको जो सेक्शन 53 है ये भी समझ आ गया होगा कि बेसिकली कपटपूर्ण अंतरण कैसा होता है, जो सेक्शन 53 आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अलाउड नहीं करता है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।